सफल आए एक गांव जहां डर ने अपना बसेरा कर लिया था। यह स्टोरी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसके नाम और गांव का नाम मिटा दिया गया है। उत्तराखंड के एक दूर दराज इलाके में बसा था एक गांव नेरवा। नक्शों में अब उसका नाम नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं जो नाम लोग लेते हैं वो सपनों में पुकारने लगता है। कहते हैं कुछ गांव को लोग छोड़ते नहीं, उन्हें भागना पड़ता है, और कुछ जगहों को नक्शे से इसलिए मिटा दिया जाता है क्योंकि वहाँ अब इंसान नहीं, डर बसता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही गांव की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम लेना भी एक समय बाद मना कर दिया गया था। तो चलिए इसके मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। दीपक रावल, इनका उम्र 30 साल है। ये पेशे से यूट्यूबर हैं, जिसने इंडिया के भूले बिसरे रहस्यमयी गांवों पर डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की थी। इनकी पत्नी आद्या, जो लोक कथाओं और फोकलोरर की रिसर्चर, जिनका सपना था एक ऐसी जगह को खोजना जो आज सिर्फ अफवाह बन चुकी है। दीपक कहते हैं इस बार हम ऐसे गांव जा रहे हैं जिसके बारे में सिर्फ एक लाइन इंटरनेट पर है, नेरुआ। वो जगह जहां रात में परछाइयां चलती हैं। कोई लोकेशन नहीं, कोई मैप नहीं, लेकिन एक नाम मिला, दयाराम। वे लोग दयाराम को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उनसे इस गांव के बारे में पूछते हैं। दयाराम, जिनकी उम्र यही 84 साल की थी, वो अपनी कांपती हुई आवाज में बूढ़ी सासों के साथ कहते हैं, उधर मत जाओ बाबू, वहाँ अब कोई नहीं रहता है। रात होते ही बस्ती बोलने लगती है। हम सब भाग गए थे, लेकिन सब नहीं बचे, सब नहीं बचे। तो आद्या और उसके पति ने कहा, बाबा आप विस्तार से बताइए ना, क्या हुआ था। दयाराम जी बताते हैं, उनकी आंखों में जब वो बीते दिन लौटे तो उसने बताया, गांव में एक झील थी जिसका नाम कालधारी था। दिन में बच्चे उसके पास खेलते थे, लेकिन रात होते ही वो स्याही बन जाती थी। दयाराम जी धीरे से कहते हैं, सन 1997 की एक सर्द रात थी। पूनम की रात झील से एक लड़की डूब गई थी, और उसी रात पहली बार हमने परछाई को चलते देखा था। वो इंसान नहीं थी, वो देखती नहीं थी, सुनती नहीं थी, सिर्फ उसकी चीख आती थी। दयाराम जी ने उन्हें और कुछ बातें बताई और उन्हें हिदायत दिया कि वे उस गांव की ओर न जाएं, न उसके बारे में कुछ रिसर्च करें, क्योंकि उसका नाम लेना भी एक श्राप है। फिर आद्या और दीपक ने उनसे और कुछ पूछा और वो सोच लिए कि वे उस गांव को ढूंढते हुए और उसकी सच्चाई पता करने वहां जाएंगे। फिर दीपक बताते हैं कि उन्होंने जीपीएस से रास्ता खोजा, लेकिन जीपीएस ने भी रास्ता नहीं बता पाया। उन्होंने बताया, हमने गूगल मैप पर पिन ड्रॉप किया था, लेकिन 15 मिनट से वही स्क्रीन घूम रही थी। ये जगह कोई नहीं चाहता कि हम वहाँ पहुँचे, पर हम पहुँच चुके थे।
आद्या बताती हैं, हर घर बंद थे, कुंडिया पर जंग लग चुकी थी, लेकिन एक घर का दरवाजा खुला था और वहाँ दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। दीपक सांस रोकते हुए कहते हैं, दीवार पर खून से लिखा था, मैं नहीं गई, मुझे जिंदा दफनाया गया। आद्या, ये सच्ची कहानी है। और यही थी उनकी पहली रात, जहां डर ने सिर्फ दस्तक नहीं दी बल्कि साथ लेट गया उनके ठीक सिरहाने। दीपक और आद्या ने तय किया कि वे यहीं पे रात बिताएंगे। पहली रात उसी खुले घर में उन्होंने बिताने सोची। कमरे में बस एक टूटा पलंग था और एक कोना जहां दीवार से छाया अलग नहीं हो रही थी। आद्या डरे हुए फुसफुसाती है, दीपक सुनो, कोई कुछ कह रहा है, ये दीवारें ये कुछ दोहरा रही हैं जैसे। दीपक अपना कैमरा ऑन करते हुए कहता है, शायद ये रिकॉर्ड हो जाए। आद्या रुको। कैमरे में कुछ नहीं दिखा, पर माइक्रोफोन में एक आवाज कह दी, मुझे जलाया नहीं, मैंने खुद आग लगाई थी। दीवार के पीछे की ईंटें थोड़ी ढीली थी। दीपक में क्यूरियोसिटी में जब उन्हें हटाया तो वहां एक पुरानी डायरी थी जिसका आखिरी पन्ना अध जला था। आद्या धीरे धीरे पढ़ती है, पूनम की रात को मैंने झील में देखा, वो कोई और थी, वो शक्ल बदलती है, उसे हर बार एक नई लड़की चाहिए। दीपक चौंकते हुए, ये तो कोई जिंदा बचा नहीं है, तो ये डायरी किसकी है? डायरी की आखिरी लाइन, अगर ये पढ़ रहे हो तो अभी वापस चले जाओ। वे दोनों उस डायरी को पढ़ते हैं। तभी रात के ठीक 3:03 पर दरवाजे पर दस्तक होती है, 3 बार बिना किसी हलचल के। आद्या कांपती आवाज में कहती है, कौन है बाहर? दीपक कुछ बोलो न, तुम भी सुन रहे हो? दीपक धीरे से, हमें अब निकल जाना चाहिए, सुबह होने से पहले ही। फिर सुबह हुई, मगर कैमरे में रात की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। सिर्फ 1 सेकेंड 3 सेकेंड की क्लिप बची थी जहां स्क्रीन काली थी और एक लड़की की आंखें कैमरे की तरफ देख रही थी, जैसे वो उसी के भीतर थी। दीपक तेजी से वीडियो चेक करते हुए कहता है, ये कब रिकॉर्ड हुआ? हमने तो इसे शूट ही नहीं किया। आद्या धीरे से कहती है, उसने हमें देख लिया है दीपक, अब हम सिर्फ देख नहीं रहे, अब हम देखे जा रहे हैं। जब दीपक और आद्या ने गांव से निकलने की कोशिश की तो जीपीएस फिर से फ्रीज हो चुका था। गूगल मैप पर नेरुआ अब था ही नहीं। उनका पिन ड्रॉप किया गया लोकेशन डिलीट हो चुका था। दीपक घबराया हुआ, ये कैसे हो सकता है? हम किस जगह पर हैं? वो जगह अब उनकी नहीं थी। अब वो जगह खुद एक जिंदा प्राणी बन चुकी थी और ये कहानी अभी शुरू हुई थी। अब तुम हमारी कहानी बन चुके हो, एक धीमी हंसी भरी आवाज सुनाई देती है। नेरुआ गांव, जहाँ अब कोई नहीं रहता, जहाँ रातें बोलती हैं और परछाइयाँ चलती हैं। दीपक और आद्या ने एक
दरवाज़ा खोला, जो शायद अब कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि कहानियाँ वही सबसे डरावनी होती हैं जो अधूरी छोड़ दी जाती हैं। कहते हैं कभी कभी सन्नाटे की भी एक आवाज़ होती है, और उस रात उस गांव में सन्नाटा चीख रहा था। पिछली रात के बाद आद्या की नींद जैसे गायब हो गई थी। वो खुद को ठंड में लिपटा महसूस कर रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। दीपक अभी तक जगा हुआ था, लेकिन कुछ सोच में डूबा था। आद्या धीरे से बोली, दीपक, क्या तुमने सुनी वो आवाजें, जैसे कोई कोई बहुत पास चल रहा हो? दीपक ने अपना सिर हिलाया। हाँ, और वो दीवार पर लिखा हुआ मैंने सब रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं है। उन्हें यकीन हो गया था कि कुछ तो है यहाँ जो नहीं चाहता कि उसका राज बाहर जाए। दयाराम अगली सुबह आया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। तुम्हें रात को सपने आए होंगे, वो दीवार जो पहले से ही टूटी हुई थी, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें झूठ बोल रही थी। दीपक ने उसे पकड़ लिया। सपने में किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी थी, दयाराम, और तुम्हारे ही लहजे में। दयाराम चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, अब तुम रुकोगे तो वो खुद तुम्हें सब बताएगा। रात को आद्या ने खिड़की से देखा, एक परछाई झील के पास से गुजर रही थी। उसका सिर नहीं था, लेकिन हाथ हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी को पुकार रही हो। आद्या चीखी, दीपक! दीपक दौड़कर आया, पर जब उसने देखा, वहां कुछ भी नहीं था। झील एकदम शांत थी, लेकिन अगले ही पल उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर वही परछाई चल रही थी, धीरे धीरे कैमरे की तरफ, जैसे उसे पता था कि कोई उसे देख रहा है। दीपक घबरा गया। उसने तुरंत कैमरा बंद किया, लेकिन कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। उसमें एक वॉइस रिकॉर्ड हुई थी, जो प्लेबैक रुकी हुई और टूटी आवाज में, वो आया था, वो ले गया काल धारी। वे इस आवाज को सुनते हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट नहीं होता। ऐसे ही अगली सुबह उन्होंने गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा त्रिलोक से मिलने का फैसला किया। बाबा की आंखें बंद थी, लेकिन जैसे सब देख रही थी। उन्होंने कहा, कालधारी झील वो एक कब्र है उन चीखों की जिन्हें कभी दफन नहीं किया गया। जो दिखता है वो कभी इंसान नहीं रहा, और जो नहीं दिखता वही असली डर है। फिर वो चुप हो गए। अचानक उनकी सांस तेज चलने लगी और उन्होंने एक लात खाकर दीपक की तरफ इशारा किया। तुझ में कुछ छिप गया है, वो तेरे अंदर है। दीपक उलझ गया। आद्या डर गई और तभी बाबा की आंखें पलट गई। उन्होंने एक अजीब सी भाषा में बड़बड़ाना शुरू किया और फिर वो चुप हो गए, बिल्कुल शांत, सांसें भी बंद। बाबा त्रिलोक अब नहीं रहे थे। कहते हैं कभी कभी सच्चाई जानना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। परछाई अब दरवाजों पर नहीं, दिलों में रहने लगी थी, और दीपक अब खुद को वही परछाई समझने लगा था। क्या दीपक सच में किसी आत्मा का शिकार बन गया था, या उसके अंदर कुछ और ही जाग चुका था? क्या आद्या उस डर को रोक पाएगी या खुद उसकी शिकार बन जाएगी?
क्या लगता है आप सबको कि क्या होगा? कहते हैं डर अब सपनों में नहीं हकीकत में उतर आया था और झील अब सिर्फ पानी नहीं आत्माओं की भूख थी। आद्या ने जब बाबा त्रिलोक को मृत देखा तो उसका दिल कांप गया। दीपक वहीं बैठा था, चुप, बिल्कुल चुप। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई और बोल रहा हो उसके अंदर से। आद्या ने उसका हाथ पकड़ा। दीपक, क्या तुम ठीक हो? दीपक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी नहीं थी। अब मैं ठीक हूँ आद्या, मैं जानता हूँ कि वो कौन है, वो मुझ में है। दीपक ने जो रिकॉर्डिंग की थी वो फिर से प्ले हुई, लेकिन इस बार सब साफ सुनाई दे रहा था। हम थे यहाँ के निवासी, जलाकर मार डाला हमें, हमारे पाप नहीं उनकी हवस थी। अब बदला पूरा होगा। झील के पास की जमीन जहाँ अब मंदिर जैसा कुछ था, असल में वो जगह कब्रिस्तान थी और वहाँ 21 औरतों को जिंदा जलाया गया था। आद्या की आंखें भर आई और उसे समझ आ गया कि झील में जो परछाइयाँ हैं वो सिर्फ आत्मा नहीं, बदले की आग है। दीपक खड़ा था जैसे किसी अदृश्य ताकत उससे खींचा चला गया हो। आद्या ने उसे रोका, दीपक मत जाओ। पर दीपक की आवाज अब बदल चुकी थी। मैं दीपक नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसे इन लोगों ने जलाया था। मेरा नाम सविता था और आज मैं तुम्हारे जरिए उन सबकी आत्मा को मुक्ति देने आई हूँ। झील के चारों तरफ पुरानी आत्माएं उड़ खड़ी हुई, धुंधली आकृतियां जिनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, हमें क्यों जलाया गया? आद्या कांपते हुए आगे बढ़ी। अगर ये सब सच है तो तुम्हें शांति चाहिए, बदला नहीं। दीपक को छोड़ दो। लेकिन आत्माएं शांत नहीं थी। वो सब झील के भीतर से निकलकर आद्या की तरफ बढ़ने लगी। उसी वक्त आद्या ने वो पुराना पेपर टुकड़ा निकाला जो बाबा त्रिलोक ने उन्हें दिया था। एक मंत्र, एक मोक्ष मंत्र। जैसे ही आद्या ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, झील की लहरें लाल हो गई, आत्माएं चीखने लगी और दीपक जमीन पर गिर पड़ा। दीपक होश में आया तो उसने कहा, क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे? आद्या ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। सब खत्म हो गया, या शायद शुरू। दीपक ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि आद्या की आंखें अब वैसी नहीं थी। वो बिल्कुल वैसी थी जैसी उस परछाई की थी। शायद वो आत्मा चली गई हो, या शायद अब उसने नया शरीर चुन लिया हो, क्योंकि डर कभी मरता नहीं, वो बस शरीर बदलता है। झील अब भी वही है, बस और प्यास लगी है उसे। तो दोस्तों, पलायन स्टोरी अब यहीं खत्म होती है। उम्मीद करेंगे आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये एक बहुत ही भयानक और दर्द भरी स्टोरी थी, जिसका दीपक कहते हैं कि अंत कैसा हुआ या शुरू क्या हुआ कुछ नहीं पता। आज भी उनकी पत्नी एक अलग औरत बन गई है। कहते हैं वो कि हमने बहुत कोशिश की उनको ठीक करने की, बट वो अभी भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद से उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। अब वो सिर्फ अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं और अपना